वस्तु तो हमारे पास गतिशील थी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल समय में समान चाल। अब एक समान चाल और असमान चाल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 1 सेकंड किलोमीटर पर हावर की स्पीड चलती है, मतलब 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर घंटे की हिसाब से चल रही है ना। ये पर हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो कल हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ चुके थे। आज हम डे 2 की बात करते हैं। तो आज हम जो कि इस चैप्टर की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट गति के समीकरण, जो कि उसी से सारे के सारे न्यूमेरिकल आते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है बेहतरीन तरीके से तो गति के समीकरण मिस नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये मिस कर दिया तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें एक तो हेडिंग और भी पढ़नी है। जैसे कि नंबर 1 पे हेडिंग की आज बात करेंगे। तो हमने कल आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बता दिया था, है ना। तो उसके आगे शुरू करते हैं कि आगे पहले हम बात करते हैं स्पीड यानी कि चाल की। तो चाल हमारी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा। भाई देखो सिंपल सी बात है, गति चैप्टर पढ़ रहा है तो वस्तु विरामावस्था में तो हो नहीं सकती है। सारी की सारी वस्तु किसमें होगी? गति में होगी, गति अवस्था में होगी। तो जब वस्तु गति कर रही है तो क्या हो? जब वस्तु गति कर रही है गतिशील हो गई। तो अब हम बात करेंगे गतिशील वस्तु तो नहीं। जब देखो अब हमने क्या किया भाई, हमारी गाड़ी जो ये हमारा पथ था, पथ यानी रास्ता, है ना। अब हमने इसको तय कर लिया। ठीक, तो एकांक समय में, कितने समय में, है ना भाई। समय को क्या माना हम लोगों ने? एकांक समय। तो एकांक समय में तय की गई, क्या की गई? तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, इसको v से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये क्या है? एक अदिश राशि। कौन सी राशि बेटा? अदिश राशि है। ठीक, अब अगर तुमको चाल के प्रकार की बारे में बात करें, चाल तो समझ में आया भैया। एकांक समय में 1 सेकंड में यानी इतनी दूरी हम तय करेंगे, इतनी दूरी तय कर ली, इसे चाल कहेंगे। यहां से यहां तक आने में भाई चाल है। गति जैसे आपने पढ़ा होगा कि ट्रेन है वो 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड चलती है, मतलब 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है ना। या पर सेकंड के हिसाब से कोई चीज चल रही है 1 सेकंड में इतना पार कर जाएगी। कहने मतलब ये होता है जैसे कि कोई ट्रेन है 120 किलोमीटर पर हावर मतलब घंटे में, 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर पार करती है। वो इसकी स्पीड इस प्रकार से बदल रही है, 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रही है। दूरी जितनी ज्यादा कवर करेगी वही हमारी क्या होती है? चाल। याद रहेगा। चलिए चाल के प्रकार की बात करते हैं। चाल की प्रकार 2 प्रकार की होती है, एक समान चाल और एक असमान चाल। अब एक समान चाल और असमान चाल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, फिर 2 सेकंड में 40 मीटर, तीसरे सेकंड में 60 मीटर और 4 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो एक सेकंड का अंतर आ रहा है, उस समय में 20 यानी अगर देखा जाए तो समय बस एक का अंतर नहीं, समान समय में। और दूरी भी कैसी है? समान दूरी। कहीं का मीन्स क्या? जैसे तुमने देखा होगा लोग पापा लोग गाड़ी चलाते हैं। आप देखो आज जैसे आप लोग मासूम लोग हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं? एकदम एक स्लोली स्पीड में, एकदम एक बार एक्सीलेटर पकड़ लिया बस चले जा रहे हैं। वो हाईवे में पहुंच गए तब भी 40 की स्पीड चलते रहते हैं। देखा होगा एकदम स्लोली चलते जा रहे होता नहीं होता है। मन करता है लाच हमें दो, आइड दे एकदम से, है ना। तो एकदम नागिन बना देते कुछ लोग। तो जो लोग नागिन बनाते हैं वो कौन सी चाल चलते हैं? असमान। लेकिन जो व्यक्ति एकदम स्लोली आराम चलता रहता है, एकदम हम लोग तरीके शरीफ सा, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी चाल चल रहा है? एक समान। मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे। वो 1 सेकंड में भी 2 मीटर जाएंगे, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, फिर ऐसे धीरे बढ़ते रहते हैं। यानी कि समान समय में समान दूरी तय करते हैं। क्या करते हैं? समान समय में समान दूरी तय करते हैं। इसे एक समान चाल कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय, भाई देखो समय तो वैसे ही रहेगा ना, समय थोड़ा बदल जाएगा। तुम चाहे धीमे चलो चाहे तेज, है ना। समय किसी के लिए तो रुकता नहीं भाई साहब, है ना। तो समय तो हमारा समान रहने वाला। कुछ लोग समय को भी चेंज कर लेते हैं, बहुत महान होते हैं। तो समान समय में। अब लेकिन दूरी क्या? मान लो तुमने एकदम नागिन बना दिया, पकड़ा गाड़ी एकदम आगे लिया शॉट। तो पहले मान लो 20 मीटर दिया गया, फिर अचानक से 50 में पहुंच गया, फिर 90 में, फिर 110 में। कोई दोनों में लॉजिक दिख रहा है? कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है ना। तो यानी कि असमान दूरी। कैसी दूरी है? असमान दूरी। ठीक, तो यानी कि जब हम समान समय में असमान दूरी तय करते हैं उसे असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। समान समय में जब समान दूरी तय करेंगे उसे एक समान चाल, जब
समान समय में असमान दूरी तय करेंगे, भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। याद रहेगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते, आगे हम बात करते हैं औसत चाल की। देखो नोट्स की दिक्कत ना करो, आपको जब लास्ट वीडियो हम जब देंगे, अभी आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अपने आप। जब आपको लास्ट वीडियो इस चैप्टर की होगी जिस दिन, उसके लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का एक लिंक दिया जाएगा या पीडीएफ दी जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए औसत चाल की बात करें तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, अब भाई वस्तु तो हमारे पास गतिशील थी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल समय में, किसी गतिशील वस्तु के कुल समय, देखो इसको पढ़ते हैं अनुपात। क्या पढ़ते हैं इसको? अनुपात। याद रखना, सिंपल सी परिभाषा अगर आपको नहीं याद, इससे बना सकते हो। जैसे कि आपको परिभाषा नहीं, फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। कुल कुल लगा हुआ अलग बात, क्योंकि औसत चाल, औसत चाल मतलब कुल दूरी होगी, कुल समय होगा, है ना। लेकिन अगर तुमसे जब परिभाषा ना बने तो इस वाली डंडी को अनुपात मान लिया करो। क्या मान लिया करो? तो कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। याद रहेगी सिंपल सी परिभाषा, है ना। बीच वाली डंडी को क्या मानना है? अनुपात मानना है। क्या मानना है? अनुपात। ठीक, अब वेग की बात करते हैं। अच्छा, चाल और वेग में क्या अंतर है भाई? अभी बताते हैं आपको, ठीक है। कुछ लोगों को अंतर समझ में नहीं आता, जीवन भर निकल जाते, बुढ़ापा आ जाता, पर अंतर नहीं पता। चलिए हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, मान लीजिए हमारे पास गतिशील वस्तु थी भाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, तय किए गए विस्थापन को कितने समय में? एकांक समय में। कैसे समय में? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, अगर आप चाल की बात करें तो वहां पर क्या कर रहे थे? दूरी तय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दूरी तय कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विस्थापन कवर करेंगे, है ना। तय किए गए विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। इसको v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, याद रहेगा यहाँ तक। वेग की परिभाषा आई। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंट हुआ फिर चाल और? हाँ बस डिफरेंट है। डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंट के बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं औसत वेग। सिंपल सी परिभाषा बना लो, ऊपर क्या है हमारे पास? कुल विस्थापन और कुल समय। इस डंडी को क्या बताया था हमने अभी आपको? क्यों? इस डंडी को क्या बताया था? अनुपात। हाँ बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। याद रहेगा। देखो औसत जब निकालने के लिए बोल दे तो भैया जिसका बोले से वेग का बोलेगा, तो वेग का फॉर्मूला लिखा, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, में पीछे पड़ा। चाल का बोले, चाल बराबर दूरी बटे समय होता ही है। आगे कुल कुल लगा दो भैया, कुल विस्थापन कुल समय, बात खत्म हो जाएगी पूरी। तो चाल तथा वेग में अंतर, यहाँ दूरी नहीं वेग होगा, वेग में अंतर यानी डिफरेंट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। दोनों में क्या डिफरेंट होता है भाई साहब? दो चाल में भाई पहले तो परिभाषा लिखी जाती है भाई, डिफरेंट में नंबरिंग पे क्या आएगी परिभाषा? कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वहां पर तब दूरी तय कर रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको चाल बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? विस्थापन तय कर रहे हैं, इसको वेग कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, बस यही फर्क है मेन इसमें। ये अदिश राशि होती है और ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। ये फर्क सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर औसत चाल निश्चित होती है और इसके औसत वेग हमारा क्या होता है? शून्य भी हो सकता है, निश्चित नहीं होता है। क्योंकि वेग जो अब कल बताया था हमने, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पर जो विस्थापन होता है वो कभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, इसलिए निश्चित नहीं होती, शून्य भी हो सकता है। ठीक, फिर 4 नंबर की बात करें, चाल सदैव धनात्मक होती है, बल्कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक, चला जाए आगे। आगे बात करें, आगे आता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, है ना। यानी कि हम ये तो समझ में, गाड़ी अगर भाग रही है तो चाल है उसके अंदर, है ना, दूरी कवर कर रही है। अगर एरोप्लेन की तरीके उड़ रही, हाँ एक क्वेश्चन कल हमने पूछा था आपसे ना कि एरोप्लेन और ट्रेन में कौन दूरी चलता है, कौन विस्थापन? देखो सिंपल सी बात, एक चीज समझो, ट्रेन हमारी की चलती है ऐसे करके चलती है ना, यानी कि ये विस्थापन नहीं, ये क्या दूरी कवर कर रही है, सीधे भागती जाएगी। पर ट्रेन क्या कर, एरोप्लेन का तो यहाँ से उड़ा एक्चुअली यहाँ लैंड होगा, है ना। एक प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्ट कहां पहुंचता है? अंतिम बिंदु पे। ये हो गया विस्थापन।
यानी एरोप्लेन जो होता है वो विस्थापन कवर करता है, जबकि ट्रेन क्या करती है, दूरी कवर करती है ना। ठीक, यानी कुल मिला ये समझ में आया हमको कि ये शॉर्टकट जो होता है सबसे बड़ा शॉर्टकट रास्ता जो है, ये तो शॉर्टकट है, उड़ के जा सकते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। ट्रेन को पहुंचने समय लगता है और एरोप्लेन जल्दी पहुंचता है, हेलीकॉप्टर क्यों, ये शॉर्टकट कवर करता है, फटाक से ऊपर से उड़ के चला जाता है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा कि त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को, ये हमारे पास क्या है, वेग परिवर्तन, समय को बोलते हैं दर। अल्लो कैसे दर बोल दिया, छोटे में सवाल पढ़ के आओ नहीं पढ़ के आओ, एक तो कौन सा बड़ा सवाल है याद दिलाओ। सवाल है तुमने पढ़ा था भैया हाई स्कूल से पहले, छोटे में स्कूल में तो पहुंचे भी नहीं हो, कि अब एक व्यक्ति है जिसको 6 महीने की दर से ब्याज दिया गया। 6 महीना क्या होता है भाई, 6 महीने का समय है ना, समय यानी कि दर से, तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहते हैं। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, नोट की बात करते हैं। वस्तु के वेग में वृद्धि होने पर त्वरण को धनात्मक, जबकि वेग में कमी होने पर त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं। कहीं ना देखा, अगर आपने गाड़ी का मीटर देखा होगा, बाइक वगैरह में, कार वगैरह में आगे मीटर लगा होता है, जैसे पहले तो सुई आती थी ऐसे करके, है ना, आजकल सारे इलेक्ट्रिक वाले आने लगे जिसमें नंबर चलने लगे। ठीक, तो पहले तो सुई आती थी, देखा होगा जब सुई आगे बढ़े, 0 से स्पीड चालू होती थी, 0, 10, 5, 8, 10, 11, 12, 50, 100, जब ये आगे बढ़ रही तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। एक्सीलेटर होता है ना, उसको एक्सीलरेशन मतलब स्पीड बढ़ा रहा हो, तो एक्सीलेट कर रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे त्वरण बढ़ता जाएगा। वेग में कितना परिवर्तन होता है, यही हमारा त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो गाड़ी के जो सुई का कांटा है वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो वहां पे क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो वहां पे हमारा त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव। और जब स्पीड बचता तो है नहीं कि पूरा पार कर दो, कांटा तोड़ के फिर घूम जाए वापस, फिर वापस आएगा, फिर क्या होगा, कांटा वापस आएगा, तो वापस आते समय उसका त्वरण क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, निगेटिव हो जाता है। जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव और घटेगा तो निगेटिव। आगे बढ़ा जाए, आगे बात करते हैं औसत त्वरण की। किसकी बात करते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग त्वरण कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा वही थी हमारे पास, वेग परिवर्तन, बातें में समय अंतराल, आगे कुल और कुल लगा लिया, इसको हमने बोल दिया अनुपात। क्या बोल दिया, अनुपात। ठीक, वही परिभाषा बनेगी, कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, औसत यानी एवरेज। ठीक, अब बात करते हैं गति के समीकरण की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, भीषण इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। तो गति का समीकरण क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, उसकी प्रूविंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तो आपके में अभी प्रूविंग के आनी चाहिए आपको सिद्ध करने के लिए। तो ये प्रूविंग क्या होती है भैया, कोई फॉर्मूला ऐसे अभी तक तुम पढ़ते आ रहे थे छोटे में, जो भी फॉर्मूले पढ़े अच्छा 8 तक, उन फॉर्मूलों को आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कहता है। ठीक, लेकिन हाई स्कूल और थोड़ी सी प्रूविंग इनमें आती है, हाई स्कूल 9th वगैरह में, कि मतलब कुछ एक आध फॉर्मूलों को सिद्ध करने के लिए कहता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे, जो जो फॉर्मूला आप अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है अभी प्रूव करने के लिए सारे फॉर्मूले ना कहे जाए, पर लेकिन तब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा जो आप पढ़े और उसको सिद्ध ना करना पड़े। सिद्ध मतलब प्रूफ ना करना पड़े, तो उसको प्रूविंग बोलते हैं, है ना। ये जो पढ़ रहा ये थ्योरी था, है ना, ये थ्योरिकल पार्ट हो गया, वो प्रूविंग वाला पार्ट हो जाएगा। इसके इसके सवाल लगाएंगे, उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं फिजिक्स में। क्या बोला जाएगा, न्यूमेरिकल। ठीक, सवाल मैथ में बोलते हैं सम्स, यहाँ बोले न्यूमेरिकल। तो गति के कितने समीकरण होते हैं, तो भाई गैलीलियो ने किसी वस्तु के संबंध में 3 समीकरण दिए थे, गैलीलियो दिए थे। ठीक, तो ये गति के समीकरण कहते हैं। तो गति के समीकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला पहला लिखेंगे, v बराबर u प्लस at। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पढ़ा है वाला सवाल आपने, प्रूविंग फॉर्मूले देखेगा भी आपने, नहीं देखे, क्या फॉर्मूला होगा फिर से याद करिएगा, फिर बोलिए साथ में, v बराबर u प्लस at। ठीक, दूसरा बोलिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीनों फॉर्मूलों को एक बार फिर से बोल लीजिए, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। अब हम आपको पहले इसकी प्रूविंग करके बताएंगे, फिर प्रूविंग खत्म होने के बाद इसके 2 मेथड हम आपको बताएंगे, 2 तरीके से बताएंगे हर एक फॉर्मूले को। इसको भी 2 तरीके से बताएंगे, इसको भी 2 तरीके से, और इसको भी 2 तरीके से। तो आपको तो एक ही तरीका सीखना है,
पर लेकिन हम आपको 2 तरीके बता देंगे जिससे आपको जो सरल लगे वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भैया किसको क्या बोलते हैं। अगर आप ये नहीं सीख पाए कि वी क्या होता है, अच्छा हमें तो नहीं पता वी क्या होता है, यू क्या होता है ये बताओ, ए क्या होता है, टी क्या होता है, एस क्या होता है, ये जब हम आपको सारी चीजें बता देंगे तब आप सवाल इसके न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला देख लीजिए, v बराबर u प्लस एटी। ठीक, तो हम निगमन करेंगे तो माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग कितना मान रखा है u, जब वस्तु पे बल लग रहा है तो a त्वरण से उत्पन्न होता है उसमें, ठीक, t समय बाद s दूरी तय कर लेता है तथा उसका अंतिम वेग v होता है। ठीक, इसको आपको लिखना चाहे लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं होती, पर आपको थ्योरी यहाँ से प्रूविंग करनी। हमने अभी आपको त्वरण का फॉर्मूला पढ़ाया, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, तो वेग परिवर्तन बटे समय। अगर हम आपसे पूछे त्वरण का फॉर्मूला, यहाँ पे त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। वेग कितने वेग है, 2 वेग, एक प्रारंभिक वेग होगा और एक अंतिम वेग होगा। एक क्या आ गया हमारे पास, अंतिम वेग। अंतर कैसे निकालते हैं, घटा के, अंतर मतलब माइनस, है ना, दोनों में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यानी कि v माइनस यू अपॉन में समय, समय यानी कि t, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। चलिए तो यहाँ पे आ गया 80 और v माइनस यू, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस कर दो, v बराबर आ गया u प्लस 80। देखिए क्या यही फॉर्मूला था पीछे, v बराबर u प्लस 80, है ना। चलिए आ गया फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करके। पहले हम त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, त्वरण की जगह a रखेंगे। वेग हमारा होता है 2, परिवर्तन मतलब घटाना है, अंतर निकालना है। 2 वेग थे तथा अंतिम वेग था प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू करेंगे अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हमने, तो यहाँ पे 80 बराबर v माइनस यू यानी v बराबर u प्लस 80। ये इसका मेन फॉर्मूला आया पहला। ठीक, पहले अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। अब हमारे पास दूसरा समीकरण क्या आता है गति का, तो गति का दूसरा समीकरण हम आपको लिख देते हैं, फिर उसी को प्रूफ करेंगे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा दूसरा समीकरण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी सवाल होते हैं। हम लोग गति प्रारंभ होने के बाद, गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद का वेग, अभी गति प्रारंभ हुई है ना, तो प्रारंभिक वेग काम करेगा। फॉर्मूला लगाया v बराबर u प्लस 80, तो यहाँ पर तो v1 हो जाएगा। मान लेते प्रारंभ में v1 u तो रहेगा ही रहेगा और a रहेगा, पूरे 1 कर देंगे। 1 क्यों कर दिया, समय 1 सेकेंड, तो t बराबर हमने 1 ले लिया। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, दूसरी लाइन लिखेंगे, गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले, और खत्म होने के बाद क्या करेंगे, लेकिन 1 सेकंड पहले का वेग अगर निकाल लें तो यानी कि v2 बराबर u प्लस 80 लगाएंगे। अब देखो तुम ये बताओ, शुरुआत में जब हम गाड़ी चलाते गाड़ी खींचते एक्सीलेटर, है ना, एक्सीलेटर क्या करते खींचते, तो स्पीड क्या होती बढ़ती है, तो a रहेगा पॉजिटिव का, अभी पीछे बताया हमने, a क्या रहेगा पॉजिटिव का। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो देखा होगा मीटर क्या होता है, डाउन होता है, तो वहां पे जो a रहेगा वो क्या रहेगा माइनस। यहाँ पे ये फॉर्मूला तो लगा रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा सब। ठीक है, तो a की जगह t की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, t की जगह 1 रख देंगे। लेकिन अंतिम वेग हमारा v होता है, क्योंकि गति खत्म होने वाली, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, औसत वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पे, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, v1 प्लस v हो जाएगा। यहाँ पे v1 का मान कितना दिया गया हमारे पास, v मतलब u प्लस a, और यहाँ पे इसका यहाँ पे आ जाएगा v माइनस a, ये कैंसिल है, बटे 2 चलता है। औसत निकालने तरीका यही होता है। ठीक है, हमारे पास कुल पदों को बटे कुल संख्या, तो यहाँ पे u प्लस v बाई 2 बचा, और v का भी फॉर्मूला पड़ा था, v बराबर u प्लस 80 पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पे आगे v का मान रख दीजिए, u प्लस 80, इस v की जगह रखा हम लोगों ने ये, तो बाई 2 चल रहा था, ये u कितना हो गया 2u। ठीक, अब प्लस 80 चल रहा है हमारे पास, अपॉन में 2। एक काम करते दोनों से 2 से अलग अलग भाग दे देते हैं, है ना। यहाँ पे हम अगर निकालेंगे तो 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2,
अलग अलग भाग दिया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, u प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 AT। निकल आया। ये हमने क्या निकाल लिया, औसत वेग बेटा। क्या निकाला, औसत वेग निकाला। और फॉर्मूला लगा दो दूरी का, दूरी बराबर औसत वेग। अब तुमको फॉर्मूला बताना पड़ेगा फिर हमें। तो देखो विस्थापन का फॉर्मूला लगा दो, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। अब विस्थापन मान लिया एस है, कितना है एस, और औसत वेग हो गया u प्लस हाफ AT, और गुणे में आया t, ये पूरे के गुणे में है तो दोनों से गुणा कर दो, s बराबर ut प्लस हाफ, इसका भी इससे कराइए तो AT स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। देखिए आया समझ में, एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक, आगे बढ़ा जाए। एक और पहले फॉर्मूला इसकी सेकंड थर्ड प्रूविंग भी देख लेते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि हमने क्या पढ़ा, v बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, प्रूफ पहले क्या करना वो देख लेते हैं। v बराबर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a, ऐसी हमें प्रूफ करना। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे v नो दैट, हम जानते हैं कि ये क्या जानते हैं, v बराबर होता है u प्लस AT, है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों बच्चों का वर्क करने पर तो v स्क्वायर बराबर u प्लस AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT, है ना। एक काम करो, यहां से v स्क्वायर u स्क्वायर चल रहा था, है ना, यहां से 2a कॉमा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अब एक चीज ध्यान समझना भाई, ठीक है, समझना। यहां पर हमारे पास a तो बाहर आ गया, ठीक, अंदर क्या बचा, एक a बचा और t स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, एक a बाहर आ गया, एक अंदर बचा क्योंकि स्क्वायर था, और एक t स्क्वायर हमारा अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि अब दो कैसे निकालोगे कॉमन, जब कोई चीज नहीं होती है उसका भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ पे हम 2 का भाग कर दे अगर, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे अंदर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और a बन जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। वो बना कि नहीं बना, यानी कि जब कोई चीज नहीं कॉमन हो रही है, अगर जबरदस्ती कॉमन करना है, अगर किसी, ध्यान समझना है यहाँ से, अभी ये चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, अगर कोई चीज हम गुणे से निकाल रहे हैं तो उसका भाग कर दो, और कोई चीज अगर भाग से निकालना मतलब जबरदस्ती कॉमन करना है तो गुणा कर दो। ये हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया, हमने गुणे से 2 निकाला है। ठीक, अब बगल वाले देखो 2 और a कॉमन मिल गया सीधे सीधे हमें, तो क्या बचा, केवल ut बचा। तो अभी पीछे पढ़ा था हमने फॉर्मूला, ut बराबर हाफ AT स्क्वायर, यहाँ लिख दे s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यही देखो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखा हुआ उल्टा, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये इसका क्या आ गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो अब हम जो बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ग्राफी विधि है बेटा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वो इजी लग रही है तो उस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, आपको अगर ये इजी लगे तो इससे कर सकते हैं। इसमें कल आपको हम त्रिभुज पढ़ाएंगे, तो आपको जैसे समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज, कौन सा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपको आया चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, इसमें बनना आप देखेंगे, त्रिभुज बनना हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये आयत बनना भी, समलंब चतुर्भुज कैसे बने कल बताएंगे। तो आपको ये वाली प्रूविंग अगली क्लास में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, चलो अगले एपिसोड में। ठीक, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूविंग, इसलिए आप याद रखिएगा। आपको दूसरे मेथड, इससे इजी मेथड भी हो सकता है जो आपको शायद समझ में आता जल्दी से। ठीक है, लेकिन यहां तक अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जल्दी जल्दी लोग इसको पढ़ सके और हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सके। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।